आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में देखेंगे लेक्चर नंबर 8 केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी और सीजेजी। तो सीएजी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी इंडियन पॉलिटी में दोस्तों फैक्ट्स हैं, वन लाइनर, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें जो भी वन लाइनर है दोस्तों, ये सारी चीज़ें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले ये 8वां लेक्चर है, इससे पहले 7 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के आए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यदि जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। यानी केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है, उन मंत्रिपरिषद का जो वास्तविक नेता होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी नियुक्त होता है, न कि जो है चयनित होता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि सत्य कथन आपको बताने हैं, और सत्य कथन इसमें कह रहा है दिया हुआ है, सब सही है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी, उसी से बनाया गया ये जो है आपका है, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। सही कथन है, कह रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। सही है। दूसरा कह रहा है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय है जो राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वह मुख्य है केंद्रीय सरकार का। केंद्र सरकार का मुख्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 78 हैं, 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किन दायित्वों का प्रावधान है, तो ये है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में दोस्तों केवल कैबिनेट मंत्रिपरिषद जो होती है वही शामिल होती है, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह शामिल होते हैं कैबिनेट में, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा कि सही कथन। सही कथन में कह रहा कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए जो है नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के जो सदस्य हैं, यानी यदि भारत का प्रधानमंत्री है और संसद के उच्च सदन का सदस्य है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी उच्च सदन का सदस्य है तो निम्न का है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। कौन विवेचित करता है? ये अनुच्छेद 75 जो है विवेचित करता है। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। जितने भी केंद्र के मंत्री होती है उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत होती है, और इनकी जो पदच्युति है वो भी मतलब अनुच्छेद 75 के तहत ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो कैसा होता है। तो आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य होता है आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का
प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के जो समय कुछ जो जरूरी होते हैं वो क्या क्या जरूरी होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन ये है परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यानी डायरेक्टली किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बट 6 महीने के अंदर उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जो है प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतया स्वविवेक का प्रयोग करता है। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक? 6 माह तक। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है केवल 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में कथन सही है। क्या कथन है? भारत की संसद के संबंध में पूछ रहा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और संसद का सर्वप्रमुख जो कार्य है वो मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। ये संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इन तीनों के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत जो सही स्थिति है वो क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है वैकल्पिक व्यवस्था से अप्रिय ये है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। और अगला पॉइंट है कह रहा है सही कथन। तो सही कथन पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद जो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। जो संघीय मंत्री होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है कौन? विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा यानी बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो किसके अनुमति की? स्पीकर की। जो स्पीकर होते हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो सदस्य संख्या वो कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है
अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए, यानी 50 लोकसभा सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में जो सही कथन है वो ये है कि नंबर 1, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के पद का जो निर्णय है वो कौन करेगा। तो लोकसभा के पद का जो निर्णय है वो संघीय संसद करेगी, यानी संघ की जो संसद है वही करेगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो क्या होगा, विधायिका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने, वो कौन थे। तो वो थे कैलाश नाथ काटजू, ध्यान रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू, जो कि उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो दोस्तों थे R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है प्रथम वित्त मंत्री इन्हें बनाया गया था, R.K. षणमुखम शेट्टी को। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भी पेश किया था, जो कि 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। कब, 1949 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री किसे बनाया गया था। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री बने थे वो दोस्तों बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे, डॉक्टर BR अंबेडकर बने थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो क्या उल्लेखित नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के 12वें जो प्रधानमंत्री थे वो HD देवगौड़ा साहब जी थे, राइट ऑप्शन जो है देवगौड़ा जी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है, सही सुमेलन करना है। पहला कह रहा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 सितंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे। दूसरा चंद्रशेखर की अगर बात करें तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। फिर HD देवगौड़ा जी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। और अगला पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये 19 मार्च 1998 से 22 मई जो है 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार भी है कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक पहली बार रहे। दूसरी बार प्रधानमंत्री 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक रहे तथा तीसरी बार प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहे, यानी 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो कौन कौन है। तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं उसमें नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा नंबर है इंदिरा गांधी का, तीसरा नंबर है गुलजारी लाल नंदा का, चौथा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का और पांचवा नाम है मनमोहन सिंह का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। कौन से ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री बन गए लेकिन इससे पहले वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो थे चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे चौधरी चरण सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का
एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में एक बार केवल प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो कौन कौन हैं। एक तो बीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, आर वेंकट रमन रहे हैं, वाई चौहान रहे और प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा जो है वो ये 1991 की घटना है जब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो है नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है क्या? कि भारत के पूर्व ये वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही है। दूसरा है कारण कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है, यानी संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये भी कथन कारण पर आधारित है क्वेश्चन। कथन ये कह रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद नियुक्त मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन गलत है, दोनों के प्रति नहीं। संघ के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कारण आर कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये सही है, दोनों के ही जो सदस्य होते हैं वह मंत्री बन सकते हैं। तो कथन गलत है और कारण इसका सही है। अगला क्वेश्चन भी कथन कारण पर आधारित है और कह रहा कथन ये कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये 91वां संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है कि जो है टोटल जितनी भी सीटें हैं लोकसभा के उसके कुल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही क्या है? तो केंद्रीय सरकार के संदर्भ में जो सही है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो दोस्तों थी 18 थी। ये 1947 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित हैं। ये जो आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है उसे कहते हैं श्वेत पत्र। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये अनुच्छेद 257 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था। तो ये आधारित था गोपाल स्वामी आयंकर रिपोर्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य कौन कौन से हैं? पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट कह रहा कि सही सुमेलन है, यानी ये ऑलरेडी सुमेलित है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वहाँ से डायरेक्टली सही सुमेलन कर दिया गया है। जैसे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ये शांतिवन से रिलेटेड हैं। LV शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी ये शक्ति स्थल, मतलब इनकी समाधि स्थल है JL नेहरू शांतिवन में और LV शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था,
जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो वन लाइनर है, वो दोस्तों देखेंगे महान्यायवादी और सीएजी। महान्यायवादी और सीएजी से रिलेटेड अब तक जितने भी फैक्ट्स बने हैं, क्वेश्चन जो भी पीवाई क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चनों को इसमें हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो देता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करने वाले जो हैं वो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम जो विध अधिकारी समझा जाता है वो किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विध अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का जो अधिकार होगा वो किसका होगा? तो वो ये होता है महान्यायवादी का। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी के विषय में सही है। क्या सही है? पहला, भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का जो अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये किसे नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। कौन है? वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो ले सकता है। दूसरा, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, राइट है, सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है। ये भारत के महान्यायवादी के विषय में सही कथन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है, किसका? भारत सरकार का। नेक्स्ट पॉइंट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को जो परामर्श देता है वो कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो देता है एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। यानी राज्य की सरकारों में जो है राज्य में जो कानूनी विषयों पर जो सलाह देता है या परामर्श देता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, अर्थात उसे महाधिवक्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, CAG। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के जो पद हैं उसका सृजन दोस्तों संविधान के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो ये इनकी नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के लिए जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। और उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं जितना वेतन वो पाते हैं उतना ही वेतन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का होता है सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। ये तीनों ही कथन जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है? पहला ये कि भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा है आकस्मिकता निधि
और लोक सेवाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। 6 पॉइंट कह रहा है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये सारे कार्य दोस्तों भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोक निधि के फलोत्पादन और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक CAG की कार्यकाल का जो महत्व है, वो पहला पॉइंट है कि CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। और अगला है कि CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई ही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? संसद की है। संसद ही नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में जो उपस्थित रहता है वो दोस्तों उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ये होता है लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का जो है मार्गदर्शक होता है, मित्र होता है। कौन होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रण के कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं, स्थिति, अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। ये संशोधन किया गया दोस्तों 1976 ईस्वी में। और अगला पॉइंट कह रहा है कि लोक निधि का जो अभिभावक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का जो अध्ययन है इसके अंतर्गत आते हैं। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला आता है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, दूसरा है सार्वजनिक राजस्व और तीसरा है वित्तीय प्रशासन। तो ये चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने जो है कवर किया, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, किन अनुच्छेदों के तहत होती है और महान्यायवादी और CAG की क्या भूमिका होती है केंद्र सरकार में या मंत्रिपरिषद में। तो ये दोस्तों ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर है, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पे जा करके पिछले वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर और लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, NCERT सार संग्रह पूरे बुक कंप्लीट है। वो सबके अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। चाहे आप प्ले लिस्ट पे जा करके NCERT सार संग्रह ऑनलाइनर देख सकते हैं। और घटना चक्र, भारत का भूगोल कंप्लीट है, विश्व का भूगोल कंप्लीट है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सब हैं। साथ ही साथ जो है आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है घटना चक्र कंप्लीट है और प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट है। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिन लोगों को पिछले वीडियो देखना है चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन